ये कैसे हो सकता है? एक जानवर का चेहरा इंसानों जैसा और वो भी इतना सुंदर कि दिल बहक जाए। तभी तालाब से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसकी शक्ल डरावनी थी और गले में इंसानी हड्डियों की माला लटक रही थी। उसके सामने कुछ रहस्यमय मंत्र पढ़कर फूंकता है और देखते ही देखते कंकाल में जान आ जाती है और जोर से एक गूढ़ मंत्र पढ़ता है। तभी वहाँ पर दो जिन प्रकट होते हैं। तभी वो दोनों जिन्न राजकुमार पर हमला कर देते हैं, लेकिन राजकुमार दिव्यांश फुर्ती से दोनों के वार से बचता है और अपनी तलवार से पलटवार करता है। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। तम्राक्ष पलट भी नहीं पाता और उसी पल राजकुमार दिव्यांश अपनी तलवार उसकी पीठ में घुसेड़ देता है। तू सुन तो है। जामनगर में रहने वाला राजकुमार दिव्यांश अपने बड़े से राजमहल में अपने माता पिता राजा भीमरथ और रानी मालविका के साथ रहता था। राजकुमार राजा और रानी की इकलौती संतान था, इसलिए वे उसे बहुत प्यार करते थे। रानी साहिबा, राजकुमार कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दिए। महाराज, वो शिकार पर गया है। आपको तो पता है उसे शिकार का कितना शौक है। राजकुमार हर रोज सुबह से शाम तक जंगल में शिकार करता और अपने दोस्तों और सैनिकों के साथ जश्न मनाता। राजा और रानी राजकुमार के विवाह को लेकर चिंतित थे। दिव्यांश अब 18 वर्ष का हो चुका था और वह सिर्फ उसी से विवाह करना चाहता था जो उसे पसंद हो। अगले दिन राजकुमार दिव्यांश फिर से अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल जाता है। दोपहर तक शिकार करने के बाद वे वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। आज बहुत थकान हो रही है। सैनिकों, थोड़ी देर यहीं आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सब सैनिक और राजकुमार पेड़ों की छांव में बैठ जाते हैं। तभी अचानक सामने से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब सब सामने देखते हैं तो वो दृश्य देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे, ये क्या था? सामने से एक हिरण तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा एक लड़की जैसा था, बेहद सुंदर। यह अनोखा दृश्य देखकर सब सन्न रह जाते हैं। राजकुमार जी, वो कैसी हिरन थी? उसका चेहरा तो किसी लड़की जैसा था। हम भी यही सोच रहे हैं, कोई जानवर इंसान जैसा कैसे दिख सकता है? हमें उसे पकड़ना चाहिए। उस रहस्यमयी हिरण को देखकर राजकुमार हैरान था। एक जानवर का चेहरा किसी इंसान जैसा, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसके चेहरे की सुंदरता, ऐसा चेहरा मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। तुम सब यहीं रुको, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। तभी राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में बढ़ता है जिधर वह इंसानी चेहरे वाली हिरण गई थी। ये कैसे हो सकता है? एक जानवर का चेहरा इंसानों जैसा और वो भी इतना सुंदर कि दिल बहक जाए। राजकुमार उसी रहस्यमयी हिरण के ख्यालों में खोया आगे बढ़ता जाता है। रानी साहिबा, कल हम अपने एक पुराने मित्र से मिलने जा रहे हैं। सुना है उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है। अगर हमें वो पसंद आई तो हम दिव्यांश का रिश्ता उसी से तय कर देंगे। आप फिर वही बात ले बैठे। जब राजकुमार को अभी विवाह नहीं करना, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? इधर जंगल में राजकुमार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ता और गहरा होता जा रहा था। तभी राजकुमार घोड़ा रोककर सामने देखता है। तालाब किनारे वहीं अजीब सी हिरण खड़ी थी, जिसके चेहरे पर इंसानी झलक थी। वो रही हिरन। राजकुमार तेजी से घोड़ा दौड़ाता है, लेकिन हिरण को उसकी आहट मिल जाती है। वो तुरंत पानी में छलांग लगाकर तालाब में गायब हो जाती है। कहाँ चली गई वो? ऐसा जीवन में मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितना सुंदर चेहरा था उसका। हमें तो उसे पकड़ना ही होगा। राजकुमार ने ठान लिया था कि वह उस हिरण से दोबारा जरूर मिलेगा। वह तालाब किनारे बैठकर उसका इंतजार करने लगा। राजकुमार हिरण को देखने की उम्मीद में शाम तक तालाब किनारे बैठा रहा, लेकिन वह अब तक नहीं लौटी थी। राजकुमार, आप यहाँ बैठे हैं?
अब हमें लौट जाना चाहिए, अंधेरा हो रहा है। नहीं, जब तक हम उस इंसानी चेहरे वाले हिरन को दोबारा नहीं देख लेते तब तक हम यहीं रहेंगे। जिद मत कीजिए राजकुमार, ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा है। रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं। कृपया हमारे साथ महल चलिए। हमने कहा ना, हमें कहीं नहीं जाना, आप सब लौट जाइए। यह सुनकर सारे सैनिक महल की ओर लौट जाते हैं। जब सैनिकों के साथ राजकुमार को नहीं देखा गया तो राजा को चिंता होने लगी। भोला, राजकुमार कहाँ हैं? महाराज, वो जंगल के एक तालाब के पास बैठे हैं। हमने उन्हें साथ चलने के लिए कई बार कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या? अब तो अंधेरा भी हो चला है। वो उस तालाब के पास क्यों रुके हैं? सैनिक राजा और रानी को सारी बात विस्तार से बताते हैं। ठीक है, अब हमें खुद ही जाकर उन्हें लाना होगा। राजा कुछ सैनिकों के साथ बग्घी में बैठकर जंगल की ओर रवाना होते हैं। जंगल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। आखिर वे उसी तालाब तक पहुंच जाते हैं जहां राजकुमार अकेले बैठे थे। पिताश्री, बेटा, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, अब घर चलो। नहीं पिताश्री, हम अब घर नहीं जाना चाहते। आप सब वापस लौट जाइए और हमें अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं। कल सवेरे फिर आ जाना। अभी महल वापस चलो। शायद आपको हमारी बहादुरी पर भरोसा नहीं है। हमें कोई डर नहीं है, आप चिंता मत कीजिए और वापस लौट जाइए। राजा बार बार समझाते रहे, लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो हम अब तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद राजा अपने सैनिकों के साथ लौट जाता है। जंगल में अब घना अंधेरा फैल चुका था। राजकुमार पेड़ के नीचे बैठकर तालाब की ओर देखने लगा। कुछ समय बाद अचानक तालाब के पानी में हलचल होने लगी। ये पानी क्यों हिल रहा है? कहीं वही हिरन तो बाहर नहीं आ रही? राजकुमार पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वह तालाब पर नजर रखने लगा। तभी तालाब से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसकी शक्ल डरावनी थी और गले में इंसानी हड्डियों की माला लटक रही थी। ये कौन है और इसके गले में हड्डियों की माला क्यों है? बूढ़े आदमी की नजर राजकुमार पर नहीं पड़ी। वह एक दिशा में बढ़ता चला गया। उसके जाते ही राजकुमार फिर तालाब के पास आता है। ये क्या रहस्य है? इतना समय वो पानी में कैसे रहा, जबकि हम तो सुबह से ही यहीं बैठे हैं और उसे तालाब में जाते हुए देखा भी नहीं। रहस्यमय बूढ़े को देखकर राजकुमार गहरी सोच में डूब जाता है। तभी तालाब के पानी में फिर हलचल होती है। यह देखकर राजकुमार दोबारा पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है और तालाब की ओर ध्यान से देखने लगता है। इस तालाब में आखिर चल क्या रहा है? तभी पानी की सतह पर एक सुंदर लड़की का चेहरा दिखाई देता है। यह वही चेहरा था जो राजकुमार ने हिरण के रूप में देखा था। अरे, ये तो वही चेहरा है। उसी पल तालाब से वही इंसानी शक्ल वाली हिरण बाहर निकलती है और पेड़ की ओर आने लगती है जहां राजकुमार छिपा हुआ था। यही है वो हिरन, इसे किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। हिरण को राजकुमार दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचती है, राजकुमार ने पहले से तैयार फंदा उसके गले में डाल दिया और उसे पकड़ लिया। हाँ, अब तुम हमारे हाथ आ ही गई। देखो मुसाफिर, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें मुक्त कर दो। ये क्या, तुम तो इंसानों की तरह बोल रही हो। मैं इंसान ही हूँ मुसाफिर। इंसान? लेकिन फिर तुम्हारा शरीर हिरन का कैसे हो गया? सच सच बताओ, ये कौन सा रहस्य है? क्या तुम जन्म से ही ऐसी हो या किसी ने तुम्हें ऐसा बना दिया है? हिरण, जो अब राजकुमारी रूपवती थी, एकदम खामोश खड़ी रही। इंसानी चेहरा और हिरन जैसा शरीर, ये तो कोई अनदेखा चमत्कार है। न हमने कभी ऐसा देखा और न ही कभी सुना। बताओ, आखिर तुम्हारा ये रूप कैसे हुआ? क्या है तुम्हारी इस विचित्र स्थिति का कारण? यह रूप मुझे एक शाप के कारण मिला है। मेरा नाम राजकुमारी रूपवती है। मैं हिंग नगर के राजा प्रीतम की पुत्री हूँ। यह सुनकर राजकुमार के होश उड़ जाते हैं। एक बूढ़े जादूगर ने मुझे छल से यहाँ लाकर यह हाल किया। क्या? कौन है वो जादूगर? आखिर क्यों उसने तुम्हें अगवा किया? उसका नाम है तमराक्ष। वह मेरी सुंदरता का दीवाना हो गया था। जब मैंने उससे विवाह करने से इनकार किया तो उसने मुझे शाप देकर हिरण बना दिया। जब तक मैं उससे विवाह के लिए हाँ नहीं कहूँगी, तब तक मुझे इसी जानवर के रूप में रहना होगा। राजकुमारी रूपवती की कहानी सुनकर राजकुमार दिव्यांश जैसे पत्थर सा जम गया। लेकिन तुम तालाब के अंदर क्या कर रही थी?
और उसमें तुम जिंदा कैसे रह पा रही थी? उस तालाब के भीतर एक जादुई महल है। वही महल उस जादूगर तमराक्ष का है। तालाब का पानी भी जादुई है, जो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो वो बूढ़ा आदमी जो गले में हड्डियों की माला पहने तालाब से बाहर आया था, वही है वो जादूगर तमराक्ष? हाँ, वही जादूगर मुझे यहाँ जबरन लाया था और तब से मैं इसी रूप में इस जंगल में भटक रही हूँ। लेकिन कोई तो उपाय होगा ना? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें इंसानी रूप वापस न मिल सके। एक ही उपाय है। अगर उस बूढ़े जादूगर का अंत हो जाए तो मेरा श्राप टूट जाएगा और मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी। लेकिन उसे मारना आसान नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। लगता है तुम हमें ठीक से जानती नहीं। मैं हूँ राजकुमार दिव्यांश। अब तक कोई भी खतरा हमें हरा नहीं सका है। उस जादूगर को ख़त्म करना अब मेरा काम है। नहीं राजकुमार, वो जादूगर साधारण नहीं है। वो तुम्हें पल में राख कर सकता है। तुम उसकी ताकत से अनजान हो। राजकुमारी जी, आप जैसी निष्पाप और सुंदर राजकुमारी पर ऐसा अत्याचार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस मुझे इतना बता दो, वो जादूगर यहाँ कब आता है? हर रात अंधेरा खत्म होते ही वह आता है और इसी तालाब के रास्ते अपने जादुई महल में चला जाता है। तो समझो अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। कल सवेरा होते ही तुम अपने असली रूप में आओगी, ये वादा है मेरा। अब मुझे जाना होगा। अगर वो आ गया तो पता नहीं इस बार वो मुझे क्या बना दे। इतना कहकर राजकुमारी रूपवती वापस तालाब के भीतर चली जाती है। राजकुमार पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और छुपकर उस जादूगर के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। उधर कुछ दूरी पर एक वीरान महल में वही जादूगर तमराक्ष बैठा था, जहां वह अक्सर ध्यान साधना करता था। पता नहीं रूपवती क्या कर रही होगी। चलो जाकर उसका हाल जाना चाहे। बूढ़ा जादूगर महल के सबसे अंतिम कक्ष में पहुंचता है, जहां एक विशाल इंसानी कंकाल खड़ा था। जादूगर तमराक्ष उस कंकाल के पास जाता है, उसके सामने कुछ रहस्यमय मंत्र पढ़कर फूंकता है और देखते ही देखते कंकाल में जान आ जाती है। क्या आदेश है मेरे लिए? मुझे राजकुमारी रूपवती की स्थिति जाननी है। मुझे बताओ, वो इस समय कहाँ है और क्या कर रही है? कंकाल कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा। राजकुमारी इस समय एक राजकुमार के साथ है। कौन है राजकुमार? वह जामनगर का युवराज राजकुमार दिव्यांश है। अभी कुछ समय पहले वो और राजकुमारी तालाब के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। क्या? कौन सी बातें? वो राजकुमार आपको मारने की योजना बना रहा है। वो अब राजकुमारी को पसंद करने लगा है और चाहता है कि वो फिर से इंसान बन जाए ताकि वो इससे विवाह कर सके। यह सुनते ही जादूगर तमराक्ष का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। अरे ओ घमंडी राजकुमार, तू मुझे मारेगा? मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। क्रोध में भरा तमराक्ष महल से बाहर आता है और जोर से एक गूढ़ मंत्र पढ़ता है। तभी वहां पर दो जिन प्रकट होते हैं। क्या आदेश है जादूगर? तालाब के पास एक राजकुमार छुपा बैठा है। जाओ और उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लाओ। आदेश मिलते ही दोनों जिन वहां से गायब हो जाते हैं। तमराक्ष अब बेचैनी से अपने कमरे में चहलकदमी करने लगता है। आखिर वो राजकुमार वहां तक पहुंचा कैसे? उसने मेरी राजकुमारी को देखा कैसे? वो लगातार टहलता रहा। इधर राजकुमार दिव्यांश पेड़ से नीचे उतरता है। तभी अचानक उसके सामने दो भयानक जिन आकर खड़े हो जाते हैं। राजकुमार दिव्यांश, हमारे स्वामी जादूगर तमराक्ष ने तुम्हें बुलाया है। चुपचाप हमारे साथ चलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हमारे पास आने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? पीछे हटो, वरना तुम्हारा अंत यहीं होगा। हमसे जीतना आसान नहीं है इंसान। हम तमराक्ष के जादुई जिन हैं। हम मौत की छाया हैं। तभी वो दोनों जिन्न राजकुमार पर हमला कर देते हैं, लेकिन राजकुमार दिव्यांश फुर्ती से दोनों के वार से बचता है और अपनी तलवार से पलटवार करता है। तलवार में से एक जादुई शक्ति निकलती है और वो दोनों जिन्न मारे जाते हैं। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है और राजकुमारी रूपवती पानी से बाहर आती है। उनकी आंखें सामने के दृश्य को देख स्तब्ध रह जाती हैं। ये कौन है?
ये उस जादूगर तमराक्ष के भेजे हुए दूत थे, पर अब ये खुद मौत के पास भेज दिए गए हैं। राजकुमारी यह सब सुनकर दंग रह जाती हैं। ये राजकुमार सचमुच अद्भुत है। अगर इसने इन 2 राक्षसी जिनों को मार गिराया तो शायद वो तमराक्ष को भी हरा सके। लेकिन राजकुमार, आपने इन जिनों को कैसे मारा? इनके पास तो जादुई शक्तियाँ थीं। ये सब मेरी इस तलवार का कमाल है। ये मुझे एक साधु ने बहुत पहले दिया था। इससे मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें बुरी शक्तियाँ हों बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। अब मुझे पूरा यकीन हो चला है, आप ही हैं वो वीर योद्धा जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। और सच कहूँ तो मैं ऐसे ही बहादुर इंसान को अपने जीवन में चाहती हूँ। राजकुमार जी, इन जिनों की मौत के बाद वो शैतानी जादूगर चुप नहीं बैठेगा। अब वो खुद आएगा और पूरी ताकत से हमला करेगा। सावधान रहिएगा। जब तक आपका श्राप टूट न जाए हम पीछे नहीं हटेंगे राजकुमारी। फिर धीरे धीरे राजकुमारी तालाब की ओर बढ़ती है और फिर से पानी में समा जाती है। जादूगर तमराक्ष बेचैनी से अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। यार, पूरी रात बीत चुकी है और अभी तक कोई नहीं लौटा। लगता है अब उस राजकुमार से खुद ही निपटना होगा। वह एक मंत्र बुदबुदाता है और उसकी हथेली पर आग की एक गेंद जल उठती है। वह उसे अपने माथे पर लगाता है। अगले ही पल उसका शरीर हवा में ऊपर उठता है और वह तूफान बनकर उस पुराने जंगल के किनारे पहुंचता है जहां उसने अपने जिनों को भेजा था। मगर वहां चारों तरफ सन्नाटा है। न कोई जिन, न कोई लड़ाई के निशान और न ही राजकुमार। हाँ, ये क्या? राजकुमार कहाँ है? कहाँ गया वो अभिमानी लड़का? वह चारों ओर निगाहें घुमाता है। लगता है मेरे जिन ने पहले ही उसका काम तमाम कर दिया है। मैं तो यूं ही परेशान हो गया था। वह खुद को शांत करता है और अपने असली रूप में लौट आता है। लेकिन तभी एक हल्की सी सरसराहट होती है। तमराक्ष पलट भी नहीं पाता और उसी पल राजकुमार दिव्यांश अपनी तलवार उसकी पीठ में घुसेड़ देता है। यार, तू जिंदा है? मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूँ, अब तुम्हारा अंत बनकर आया हूँ। तमराक्ष झटका देता है और खुद को तलवार से अलग करता है। तो ठीक है राजकुमार, अब तूने मुझे छेड़ ही दिया है। अब देख असली तमराक्ष क्या कर सकता है। या! लेकिन तभी तमराक्ष धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये तुम्हारे पापों का परिणाम है तमराक्ष। उसी क्षण तालाब में हलचल होती है और राजकुमारी रूपवती बाहर आती है। लेकिन इस बार वो अपने इंसानी रूप में होती हैं। राजकुमार जी, हम वापस इंसान बन चुके हैं। आपने कर दिखाया। आपने सच में उस राक्षस को मिटा दिया। राजकुमार मुस्कुराते हैं। कुछ ही समय बाद राजकुमार दिव्यांश अपने महल लौटते हैं, अपने माता पिता को पूरी बात बताते हैं और फिर दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न होता है।